नमस्कार। अगर बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी चल रही है तो अगले कुछ मिनट बहुत काम के होने वाले हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स पर नजर डालेंगे जो आप यकीन मानिए सीधे सीधे परीक्षा में सवाल बनकर आ सकते हैं। तो मन में ये सवाल आ सकता है कि भाई एआई के इन फैक्ट्स को याद करना इतना जरूरी क्यों है। देखिए, इसका जवाब ना बहुत ही सीधा सा है। क्योंकि ये सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं है, ये वो जानकारी है जो सीधा सवाल बनकर पेपर में दिखेगी। और हम सब जानते हैं एक एक फैक्ट, एक एक नंबर मेरिट लिस्ट में कितना बड़ा फर्क ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की उन बड़ी एआई अचीवमेंट्स की जो एग्जाम के लिहाज से सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये नाम दिमाग में बैठा लीजिए, एरावत। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये है भारत का सबसे पावरफुल एआई सुपर कंप्यूटर। इसे पुणे के CDAC में लगाया गया है, लेकिन इसकी असली पहचान, इसकी असली ताकत का अंदाजा तो इसकी ग्लोबल रैंकिंग से होता है। और वो रैंक है 75वीं। जी हाँ, दुनिया के टॉप 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट में एआई आर्यवत 75वें नंबर पर है। ये आंकड़ा परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है, इसे बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा, अब जल्दी से भारत में हुए कुछ और पहली बातों पर नजर डालते हैं। देखिए, भारत ने GPAI समिट होस्ट की, जो एक बहुत बड़ी बात है। देश को पहली रीजनल एआई न्यूज एंकर मिली, लीसा। कहाँ? उड़ीसा में। फिर कन्नड़ में एआई एंकर आई सौंदर्या। सरकार का एक जबरदस्त भाषा ट्रांसलेशन टूल है भाषिणी। और हाँ, एजुकेशन में भी एक बड़ा कदम, देश का पहला एआई स्कूल वो खुला है केरल में। इस लिस्ट का हर पॉइंट अपने आप में एक सवाल। चलिए अब जरा भारत से बाहर निकलकर ग्लोबल स्टेज पर चलते हैं। देखते हैं कि दुनिया भर में एआई को लेकर क्या-क्या बड़े माइलस्टोन सेट हुए हैं जो हमें पता होने चाहिए। दुनिया में भी एआई ने कमाल किया है। क्या ये पता था कि दुनिया के पहले एआई मिनिस्टर UAE में बने थे? या ये कि एक कंपनी ने तो मीका नाम के एक रोबोट को अपना CEO ही बना दिया। एआई से जुड़े खतरों पर बात करने के लिए दुनिया की पहली एआई सेफ्टी समिट UK में हुई और वहीं पहला एआई सेफ्टी इंस्टीट्यूट भी बना। और आजकल तो ओपन एआई का सोरा टूल खूब चर्चा में है, जो बस टेक्स्ट लिखने से वीडियो बना देता है। इन सब नई टेक्नोलॉजीज के बीच ये जानना भी तो जरूरी है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। मतलब एआई की नींव रखी किसने। चलिए जड़ों तक चलते हैं। अब यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन हो सकता है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एआई के पिता जॉन मकार्थी को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि 1956 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द इन्होंने ही दिया था। लेकिन एक एग्जाम टिप याद रखिए, अगर ऑप्शन में जॉन मकार्थी का नाम ना हो तो जवाब होगा एलन ट्यूरिंग, जिन्हें इसका सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल फादर माना जाता है। ये बहुत काम की बात है। अच्छा, अब वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कौन सी बड़ी कंपनी किस एआई मॉडल के लिए जानी जाती है। ये एक तरह से मैच द फॉलोइंग जैसा ही है। तो फटाफट देखते हैं कौन किसका है। ओपन एआई मतलब ChatGPT और सोरा। गूगल का है जेमिनाई, जो पहली बार्ड था। माइक्रोसॉफ्ट का कोपायलट और मेटा का लामा। और मजे की बात यह है कि इस रेस में भारत भी पीछे नहीं है। रिलायंस का है हनुमान और ओला का कृत्रिम, दोनों भारत में बने हैं। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे शब्दों पर बात करते हैं जो एआई की दुनिया में आजकल खूब सुनने को मिलते हैं। इनका मतलब पता होना ही चाहिए। पहला शब्द है डीप फेक। ये नाम तो हाल ही में रश्मिका मंदाना वाले केस के बाद सबने सुना होगा। इसका सीधा मतलब है एआई का इस्तेमाल करके किसी का चेहरा या आवाज कॉपी करके एक नकली पर एकदम असली दिखने वाला वीडियो बना देना। दूसरा है LLM मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसे बस ऐसे समझिए कि ये वो इंजन है, वो टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर ChatGPT और जेमिनाई जैसे बड़े बड़े एआई चैटबॉट दौड़ते हैं। और हाँ, एक सवाल जो सीधा सीधा बन सकता है, दुनिया में सबसे पहले एआई को लेकर एक पूरा कानून यानी एआई एक्ट किसने पास किया? इसका जवाब रट लीजिए, यूरोपियन यूनियन यानी EU। ये दुनिया में अपनी तरह का पहला कानून है। तो ये थे एआई से जुड़े कुछ बेहद जरूरी फैक्ट्स जो परीक्षा में बहुत काम आ सकते हैं। लेकिन खत्म करने से पहले एक सवाल, एआई इतनी तेजी से बदल रहा है, जरा सोचिए अगले साल की परीक्षा में कौन सी नई टेक्नोलॉजी एक सवाल बनकर इंतजार कर रही होगी। नमस्ते, जो भी बिहार दरोगा परीक्षा की तैयारी में लगे हैं उनके लिए ये समझना बहुत जरूरी है। आज हम एक ऐसे हॉट टॉपिक पर बात करने वाले हैं जहां से सवाल बनने की पूरी संभावना है
और वो है बिहार के रामसर स्थल। तो चलिए इस बेहद जरूरी टॉपिक को एकदम अच्छे से समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एक कंफ्यूजन को दूर करते हैं, एक ऐसा कंफ्यूजन जिसमें कई सारे एस्पिरेंट्स फंस जाते हैं। ये नाम अक्सर सुनने को मिलता है, पर सवाल यह है कि क्या ये नाम सही है? तो देखिए, इसका असली नाम है गोगाबिल झील और ये कटिहार जिले में पड़ती है। यहाँ बिहार के मैप में इसकी लोकेशन भी दिखाई गई है। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस जगह के बारे में हम आगे और भी बात करेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं। देखिए, सीधे बिहार के रामसर साइट्स पर जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये वेटलैंड्स यानी कि आर्द्रभूमियाँ इतनी ज़रूरी क्यों हैं और पूरे भारत के लेवल पर इनकी क्या सिचुएशन है। ये तारीख 2 फरवरी, इसे बिल्कुल याद रखना है। एग्जाम्स में ये सवाल अक्सर आता है। हुआ ये था कि 2 फरवरी 1971 को ईरान के एक शहर रामसर में एक कन्वेंशन साइन हुआ था और बस यहीं से पूरी दुनिया में वेटलैंड्स को बचाने की एक बड़ी मुहिम शुरू हो गई। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज़, हर साल वर्ल्ड वेटलैंड्स डे की ना एक थीम होती है। जैसे कि 2025 की थीम है आर्द्रभूमि और मानव कल्याण और 2026 की है आर्द्रभूमि और जैव विविधता। अब जिस भी साल में एग्जाम हो रहा है, उस साल की थीम याद रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अभी की बात करें तो भारत में टोटल 80 रामसर साइट्स हैं और ये नंबर ना पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत में कंजर्वेशन को लेकर कितने एफर्ट्स किए जा रहे हैं। अच्छा, अब ये देखते हैं कि ये साइट्स अलग अलग राज्यों में कैसे बटी हुई हैं। इस बार चार्ट में साफ दिख रहा है कि तमिलनाडु 16 साइट्स के साथ टॉप पर है और उसके बाद दूसरे नंबर पर है उत्तर प्रदेश, जहां 10 साइट्स हैं। ये डेटा याद रखना एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पर, यानी बिहार के एग्जाम के लिए जो खास जानकारी चाहिए, और वो है बिहार की सभी 6 रामसर साइट्स की कंप्लीट और अपडेटेड लिस्ट। अब यहाँ पूरा फोकस चाहिए। ये स्लाइड शायद इस पूरे डिस्कशन की सबसे ज़रूरी स्लाइड है, खास तौर पर जो मैच द फॉलोइंग वाले सवाल आते हैं ना, उनके लिए। इसमें बिहार की सभी 6 रामसर साइट्स, उनके ज़िले और हर एक से जुड़ा एक खास फैक्ट दिया गया है, जैसे कि कांवरताल बिहार की पहली रामसर साइट है, या फिर नागी बर्ड सेंचुरी जो कलरव बर्ड फेस्टिवल के लिए फेमस है। इस टेबल को एकदम रट लेना है। चलिए अब इनमें से एक साइट पर थोड़ा और फोकस करते हैं। याद है हमने शुरू में बात की थी गोगाबिल झील की, तो अब उसी पर वापस आते हैं और उसके वो सारे ज़रूरी डिटेल्स देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसमें जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि गोगाबिल बिहार का पहला कम्युनिटी रिजर्व है। इस पॉइंट पर स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि ये सवाल बनने का चांस बहुत ज़्यादा है। और आखिर में एक प्रो टिप, ये एक ऐसी बात है जो एग्जाम हॉल में होने वाली एक बहुत कॉमन गलती से बचाएगी। ये वार्निंग बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनिए। एग्जामिनर अक्सर उदयपुर नाम देख के कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। सबको लगता है राजस्थान, लेकिन नहीं, ये वाली झील पश्चिम चंपारण बिहार में है। तो ये थी बिहार के रामसर साइट से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी। अगर ये सब अच्छे से याद कर लिया तो समझिए कि सफलता की तरफ एक और कदम बढ़ा लिया है। आने वाले एग्जाम के लिए बहुत बहुत। चलिए आज बात करते हैं भारत के कुछ ऐसे नए इंजीनियरिंग चमत्कारों की। मतलब ऐसे ऐसे पुल और सुरंगें बन रही हैं जो वाकई में देखने लायक हैं। पर होता क्या है कि इनके नाम, इनकी जगह और इनकी खासियत को लेकर ना अक्सर बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, खासकर जब आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों। तो आज हम इसी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और इन शानदार प्रोजेक्ट्स के पीछे की जो असली कहानी है और इनका जो महत्व है उसे समझेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले उस सवाल को लेते हैं जो बहुत कॉमन है और जिसमें कई लोग उलझ जाते हैं। भारत का पहला ग्लास ब्रिज, क्या ये वाकई में दक्षिण भारत के खूबसूरत राज्य केरल में है? और फिर इसी लिस्ट में एक और सवाल आता है, उस अनोखे पुल के बारे में जिसका एक हिस्सा जहाज़ों को रास्ता देने के लिए ऊपर उठ जाता है। बहुत लोगों को लगता है कि ये भी केरल में ही है। तो चलिए इन दोनों मिथकों को तोड़ते हैं और देखते हैं कि सही जवाब आखिर है क्या। ठीक है, तो अब सीधा मुद्दे पर आते हैं। एक एक करके इन सारी उलझनों को सुलझाते हैं। ये वो फैक्ट्स हैं जो न सिर्फ जानने में दिलचस्प हैं, बल्कि किसी भी एग्जाम में आपके नंबर भी पक्के कर सकते हैं। तो सबसे पहली गलती जो सुधारनी है वो है बजरंग सेतु को लेकर। ये पुल केरल में नहीं बल्कि देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश में बन रहा है, और ये ठीक उसी जगह बन रहा है जहां मशहूर लक्ष्मण झूला था। जब ये बनकर तैयार होगा तो ये भारत का पहला कांच का सस्पेंशन ब्रिज होगा।
सोचिए, ये यहाँ के टूरिज्म को कहाँ ले जाएगा। और वो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, वो है शानदार न्यू पम्बन ब्रिज जो तमिलनाडु में है। वर्टिकल लिफ्ट का मतलब समझिए, इसका बीच का हिस्सा किसी एलिवेटर की तरह सीधा ऊपर उठ जाता है ताकि बड़े बड़े जहाज आराम से इसके नीचे से निकल सकें। इंजीनियरिंग का ये कमाल रामेश्वरम द्वीप तक के सफर को पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और तेज बना देगा। अब चलते हैं देश के सबसे स्ट्रेटेजिक यानी सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र जम्मू और कश्मीर की ओर। यहाँ जो प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं वो सिर्फ कनेक्टिविटी नहीं बढ़ा रहे, बल्कि इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए गेम चेंजर साबित हो रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंजीखट ब्रिज की। ये कोई आम पुल नहीं है, ये इंडियन रेलवे का पहला केबल स्टेड ब्रिज है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पुल का पूरा वजन एक ही विशाल खंबे से जुड़ी स्टील की केबल्स पर टिका हुआ है। इस पुल की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? इसका डिजाइन। हिमालय का जो मुश्किल और अस्थिर भूगोल है ना, वहां पारंपरिक पुल बनाना मुमकिन ही नहीं था। इसीलिए इंजीनियर्स ने यह अनोखा डिजाइन चुना, जहां सिर्फ एक विशाल पायलॉन यानी खंबा 96 केबलों के एक जाल के सहारे पूरे पुल को थामे हुए है। लेकिन देखिए, अगर इन सब में से कोई एक पुल है जिसे बिल्कुल भी नहीं भूलना है, तो वो है चिनाब ब्रिज। ये सिर्फ एक पुल नहीं है, ये भारत की इंजीनियरिंग ताकत का एक प्रतीक बन चुका है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 359 मीटर। ये पुल नदी के तल से इतना ऊंचा है कि पेरिस का मशहूर एफिल टावर भी इसके नीचे आराम से फिट हो जाए। और यही खूबी इसे दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज बनाती है। इतनी ऊंचाई पर तेज हवाओं और मुश्किल मौसम में इसे बनाना अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ये सिर्फ ऊंचा ही नहीं है, ये एक किला है। इसे एक खास तरह के स्टील से बनाया गया है जो -40 डिग्री सेल्सियस का तापमान भी झेल सकता है। ये ब्लास्ट प्रूफ है और रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप में भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। ये पुल कश्मीर घाटी को साल भर देश के बाकी हिस्सों से जोड़े रखेगा, जिससे व्यापार, टूरिज्म और सुरक्षा बलों की आवाजाही में एक क्रांतिकारी बदलाव आएगा। तो जम्मू कश्मीर के इन अद्भुत प्रोजेक्ट्स के बाद चलिए अब देश के दूसरे हिस्सों पर भी एक नज़र डालते हैं। देखते हैं कि कैसे गुजरात के तटों से लेकर लद्दाख की ऊंचाइयों तक कनेक्टिविटी को नई परिभाषा दी जा रही है। गुजरात में बना सुदर्शन सेतु भारत का सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है, लेकिन इसकी खासियत सिर्फ इसका साइज नहीं है। ये ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ता है, जिससे हर साल लाखों श्रद्धालुओं की यात्रा बहुत आसान और सुरक्षित हो गई है। और तो और इसके फुटपाथ पर लगे सोलर पैनल्स अपनी बिजली खुद बनाते हैं और भगवद गीता के श्लोक इसे एक आध्यात्मिक टच भी देते हैं। अब बात करते हैं लद्दाख की। यहाँ की कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ साल के कई महीने इतनी भारी बर्फबारी होती है कि रास्ते बंद हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पुलों से ज्यादा ध्यान हर मौसम में खुली रहने वाली सड़कों और सुरंगों पर है, जो सामरिक नजरिए से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ 2 प्रोजेक्ट्स पर नजर डालिए। एक है शिंकुला टनल, जो जब बनकर तैयार होगी तो ये दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग होगी, जो लद्दाख को हिमाचल से हर मौसम में जोड़ेगी। वहीं श्योक नदी पर बना कर्नल चेवांग रिंचेन सेतु पहले से ही भारत का सबसे ऊंचा ऑल वेदर ब्रिज है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स सीमा तक सेना की पहुंच को बहुत आसान बनाते हैं। तो चलिए, इन सभी शानदार प्रोजेक्ट्स के बारे में हमने जो भी जाना उसे अब एक जगह समेट लेते हैं। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए सबसे जरूरी है। समझिए कि ये एक क्विक रेफरेंस गाइड है। तो ये टेबल है आपकी फाइनल गाइड। भारत का पहला केबल स्टेड रेलवे ब्रिज अंजीखड, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज चिनाब, पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज न्यू पम्बन, पहला ग्लास ब्रिज बजरंग सेतु, और हाँ, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल मुंबई का अटल सेतु। ये सारे फैक्ट्स अब आपकी उंगलियों पर होने चाहिए। इंजीनियरिंग के ये चमत्कार सिर्फ लोहा और कंक्रीट के ढांचे नहीं हैं, ये भारत के दूर दराज के इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। तो आखिर में एक सवाल मन में आता है कि जब हमने पहाड़ों और समुद्रों पर विजय पा ली है, तो अब अगला कौन सा क्षेत्र होगा जिसकी तकदीर ऐसी ही किसी शानदार परियोजना से